पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। तैयारी है भारतीय बाजारों की शुरुआत की। प्री ओपनिंग सेशन में रुपए की शुरुआत पर भी रखेंगे नजर, लेकिन पहले देख लें एशियाई बाजारों की तस्वीर खराब नजर आएगी और सेंसेक्स निफ्टी अब लगभग 95 अंक नीचे हो चुका है, तो काफी तेज गिरावट होती दिख रही है 1.25% के आसपास की। और इसकी वजह है सबसे ज्यादा निक्के और हांगकांग के बाजार। यहां पर देखिए शंघाई अब 1% गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कॉस्पी कोरिया के बाजार 2.5% नीचे, निक्की 2% नीचे, ताइवान 1.5% नीचे और 3% से ज्यादा नीचे है हांगकांग के बाजार यानी कि हैंगसेंग 3.5%। 700 अंकों का बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है और ये बड़ी भारी पड़ेगी हमारे बाजारों पर, क्योंकि एक तो ये कि अमेरिका में कल जिस तरह की तेजी की उम्मीद थी वैसा कुछ हुआ नहीं। ऊपरी लेवल से अमेरिकी बाजार फिसल गए। हम उम्मीद कर रहे थे कि 250-300 पॉइंट ऊपर जाकर दाव बंद होगा और बंद हुआ मैच 25 अंकों ऊपर। तो एक तो वो नुकसान था और उसका असर आप एशियाई बाजारों पर इस वक्त पड़ते हुए देख रहे हैं। तो साफ तौर पर नुकसान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज नतीजों के दम पर होगा, उसमें से एक है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। कल स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव साइड पर एक्शन देखने को मिला था। किरण ये बताएं चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है, आज नतीजों के पहले किस तरह का ट्रेड बन सकता है यहाँ पर? अनिल जी कौन से स्टॉक के बारे में बात? दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL, अब शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने नाम कर दिया DHFL। इस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। वायदा कारोबार का स्टॉक है। नहीं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस पहले से ही वीकनेस ही दिखाई दे रहा है और मेरे ख्याल से और भी निचले स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट बैंड था करीबन 200 का, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल था, वो उसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टूटा है, तो सप्लाई ओवर पावरिंग डिमांड की पूरी सिनेरियो इधर दिख रही है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक करीबन 175 के लेवल्स तक छू सकता है और उधर एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो सकती है। लॉन्ग टर्म के चार्ट भी देखे जाए तो ऐसे ही लग रहा है कि थोड़े से और वीकनेस आ जानी चाहिए। आज के ट्रेड के लिए 190 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मेरे ख्याल से ओपनिंग में ही उसके नीचे चलते नजर आएंगे और भी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, चलिए तो यहां पर और गिरावट हो सकती है। फिलहाल पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी पर प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होती है। 16 अंक नीचे है सेंसेक्स, 11 अंक नीचे निफ्टी। अब सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान से हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे। शांत कारोबार। टाटा मोटर्स 10% ऊपर, ICICI बैंक 10% ऊपर। ये जाहिर सी बात है कि ये लेवल्स तो आज आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन रिलायंस पर रखिए नजर। यहां पर आज नतीजों के बाद एक्शन होगा। रिलायंस का स्टॉक काफी वोलेटाइल ट्रेड कर रहा है, इस वक्त 4% नीचे इस वक्त नजर आएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट आज नतीजों से पहले 3% कमजोर दिखा है पहली टिक पर। अंबुजा सीमेंट में 3% का नुकसान, लेकिन ICICI बैंक 8% ऊपर। रुपए की शुरुआत होती दिख रही है 12 पैसे के नुकसान के साथ। 67 रुपए 77 पैसे पर हमने शुरुआत की। तो करेंसी मार्केट पर असर दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी का। यहां पर नुकसान के साथ शुरुआत होती हुई इस वक्त आपको नजर आएगी। जाहिर सी बात है कि एशियाई बाजारों में जो तेज गिरावट है काफी हद तक असर पड़ेगा कच्चे तेल की गिरावट का भी ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों पर। क्या अब भी इन शेयरों में बिकवाली के मौके हैं गौरांग? क्योंकि ONGC, केन इंडिया, ऑयल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स लगातार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। कल क्रूड की तेजी के साथ थोड़े चढ़े थे, क्या करना चाहिए इन शेयरों में? महज छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया है तो उछाल पर बिकवाली की राय होगी, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है, और लंबी अवधि का मतलब होता है करीबन 2.5-3 साल, क्योंकि अनिल जी कच्चे तेल में जो निचले स्तर हम हाल फिलहाल देख रहे हैं वो मात्र ये निचले स्तर नहीं है, यहाँ से और हम फिसल सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैं हेमंत और प्रदीप से भी बात कर रहा था कुछ 1.5-2 महीने पहले कि ईरान का जब भी मसला हल हो जाएगा परमाणु करार को लेकर के, और जब वो प्रतिबंध जो लगाए गए हैं UN के तरफ से जब ये उड़ जाएंगे, जो कि अब उड़ गए हैं, तो सिलसिला ये होगा कि बड़ी भारी मात्रा में ईरान की तरफ से कच्चा तेल और नेचुरल गैस पूरे विश्व भर के मार्केट में आएगा, और उस परिस्थिति में आप और भी दबाव देखेंगे। और अनिल जी, ईरान की जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है पर बैरल वो महज $1 या $2 है, तो अगर $20 पर भी आ जाता है कच्चा तेल तो भी ये $19 या $18 मुनाफा कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इस परिस्थिति में जो एक्सप्लोरेशन यानी कि अपस्ट्रीम कंपनियां हैं उस पर जाहिर सी बात है दबाव बिल्कुल बना रहेगा छोटी से मध्यम अवधि के लिए। टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। केन इंडिया कल का दिन छोड़ दीजिए तो पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की गिरावट के साथ तेजी से नीचे गिरने के लिए जाना गया है। ONGC में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोनों ही चार्ट्स किरण आज कैसे लगते हैं आपको? कोई ट्रेड यहां पर लेना चाहेंगे क्या? हेमंत जी, अपने ONGC का चार्ट अगर देखते हैं तो एक बॉटम है करीबन 210 का, इसने दिसंबर महीने में टेस्ट किया था और वही बॉटम हमने परसों टेस्ट किया, कल भी टेस्ट किया था।
और उधर से एक बाउंस बैक देखी गई। पर ये जो बाउंस बैक है उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं थे, तो ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर गए ऐसा मानना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वीकनेस और भी इस स्टॉक में दिखाई देना चाहिए। और ओएनजीसी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो मेरे ख्याल से हम वापस एक बार 180 के नीचे जाना चाहिए और 160 या 170 ये एक अच्छा लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब। जैसे हमें गौरांग कह रहे थे कि 3 साल का अगर नजरिया है तो 160 के करीब अगर ओएनजीसी मिलता है तो जरूर लेना चाहिए। इसके नीचे बहुत जाने की उम्मीद नहीं है। केन इंडिया तो क्रूड के साथ ही चलता है और मेरे ख्याल से इसमें कोई मतलब नहीं है आज खरीदी करने के लिए। और भी बिकवाली इस स्टॉक में देखी जाएगी। निचले लोअर लेवल्स बोलने में मतलब नहीं है क्योंकि हर सपोर्ट लेवल ये स्टॉक तोड़ता ही जा रहा है। ओके, सारे सपोर्ट लेवल टूटते नजर आ रहे हैं, तो फिलहाल इन शेयरों से रहें आप दूर। लेकिन ऐसी कमजोरी दिख रही है मेटल शेयरों में भी, और चार्ट्स पर अगर कोई मेटल स्टॉक किरण आपको लगता है जहां पर मौका बन सकता है एक मंदी की पोजीशन बनाने का, तो वो बताइए। टाटा स्टील एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है जहां पे हम एग्जैक्टली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जो हमने पिछले अक्टूबर से देखा गया है कि वो हायर टॉप हायर बॉटम करके थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है उस स्टॉक में, उसी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। इसमें हमने जो गिरावट देखी करीबन 270 से, उसमें अच्छे वॉल्यूम्स नहीं थे, पर कल से इस स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। आज अगर ये स्टॉक 232 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो इसमें एक अच्छी बिकवाली देखने को मिल सकती है और वापस एक बार ये स्टॉक करीबन 210, 210 टू 200 ये लेवल्स टेस्ट कर सकता है। हालांकि इस स्टॉक में अच्छे पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, पर मेरे ख्याल से इस स्टॉक में अभी वीकनेस दिखाई देनी चाहिए। VDL यानी वेदांता ये एक स्टॉक होगा जहां पे बहुत सारी वीकनेस है, इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो ये स्टॉक होगा जहां पे आप जरूर मंदी कर सकते हैं। 68 का एक छोटा सा सपोर्ट है, वो अगर निकल जाता है तो आपको इजीली 65, 64 के लेवल्स आज के ट्रेडिंग सत्र में दिखाई देने चाहिए। PSU बैंक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं गौरांग, ये कैसे लग रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में इन्होंने थोड़ा सा बेटर प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करी है, कल और परसों का अगर आप सेशन देखें, उससे पहले तेज फॉल। क्या PSU बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए इस समय सही मौका है, या आपको लगता है कि और नीचे के लेवल्स आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे, अभी रुक जाएं? हेमंत, अगर मैं नतीजों का इंतजार करूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको और बेहतरीन स्तर नीचे की तरफ मिलेंगे, क्योंकि दबाव स्वाभाविक है। परिणाम को लेकर के, नतीजों को लेकर के आपको इन सब स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई देगा। सरकारी बैंक्स में कवायद तो हम सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करेंगे, क्योंकि एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है वहां पर। बाकी सब अन्य बैंक्स में मेरे ख्याल से ये जो सिलसिला है बुरे नतीजों का और दबाव एसेट क्वालिटी को लेकर के, प्रोविजनिंग को लेकर के, रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के, और भी स्लिपेजेस आपको आने वाली तिमाही नतीजे में देखने मिलेंगे। इस बात के साथ साथ एक सांस में ये भी कहना चाहूंगा कि हम तवज्जो, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना है लंबी अवधि के नजरिए से, तो निजी बैंक्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पसंद है। आज एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे, मुझे उम्मीद है कि मार्जिन्स को लेकर के एक सकारात्मक परिस्थिति दिखाई देगी। शायद थोड़ा बहुत या थोड़ी बहुत छोटी सी निराशा आपको एसेट क्वालिटी को लेकर के देखने मिलेगी, लेकिन उसकी भी गुंजाइश बहुत ही कम मात्रा में है प्रतिशत के हिसाब से। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक जिसके नतीजे आए बहुत ही बेहतर थे, ये पसंदगी पहले रहेगी हमारी बैंकिंग में। ओके, तो ये राय इन सारे प्राइवेट बैंक्स पर। लेकिन अब वक्त है आपको ये बताने का कि आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां हैं। स्टॉक 2020 के मैच में हमारे कैप्टन ने कौन से वो 20 शेयर चुने हैं आज ट्रेडिंग के लिए, आज से आइए देखते हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोनों की टीम किस तरह से निकल कर आई है। ADAG सेक्टर के ऊपर और पैक के ऊपर में सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। रिलायंस इंफ्रा जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन के नतीजे अगले 2 दिनों में आने वाले हैं, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दीपक फर्टिलाइजर के लिए नतीजों के लिहाज से भी और सरकार के फैसलों के लिहाज से भी जो आज कैबिनेट में लिए जाएंगे उसके चलते इसको टीम में शामिल किया गया है। जियोजित BNP पारिबा भी नतीजों के लिहाज से ही टीम में शामिल किया है। शुक्रवार को इसके नतीजे आएंगे। और साथ ही ओरिएंट ग्रीन पावर और सुजलॉन, ये 2 ऐसे
रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं जिस पर आज सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। पावर सेक्टर आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसीलिए अडानी पावर को भी टीम में शामिल किया है और बीपीएल को फ्री हिट का दर्जा दिया है। जिस तरह से इंपोर्ट करने पर ज्यादा अब ड्यूटी देनी पड़ेगी मेडिकल डिवाइसेस कंपनियों को, तो घरेलू इंडस्ट्री के लिए फायदे की खबर। और चंबल फर्टिलाइजर में भी तेजी का ध्यान आज आप रख सकते हैं। मेरी टीम भी फटाफट से देख लीजिए, जिसमें एक मात्र सेल कॉल हमने उतारी है माइंडट्री। इसके अलावा एनएफएल और स्पिक दोनों इस वजह से चुने गए हैं क्योंकि आज जो बैठक होने वाली कैबिनेट की उसका बड़ा बेनिफिट है और टिल बजट तक हो सकता है फर्टिलाइजर में आपको बैक टू बैक अच्छी खबरें ही आती हुई दिखें। इसके अलावा एडलवाइज के आज नतीजे हैं, नतीजे बेहतर होंगे, 10% के आसपास मुनाफा बढ़कर आ सकता है और पिछले क्वार्टर के अंदर जो आईपीओ भी बेहतर रहे वो भी इसका बेनिफिट भी इसके अकाउंट में जरूर आएगा। अशोक लेलैंड को ई बसेस का बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा माइंडट्री के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी और अनवाइंडिंग का प्रेशर है। डिपेंडेबल शेयर्स के अंदर तौर पर आप डाबर के अंदर जो स्टेक सेल हुआ इसका बेनिफिट होगा। इसके अलावा आईएनएक्स और ऑप्टो सर्किट्स पे भी आप नजर रख सकते हैं, दोनों में अलग अलग खबरें लेकिन बेनिफिट काफी मिलेगा। और इसके अलावा आज ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को और साथ ही इसके अलावा सीमेंस इंडिया को एक और बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सारी की जो कंपनीज है वो मेडिकल डिवाइसेस में बेनिफिट उठाएंगे आज इंपोर्ट ड्यूटी का। चलिए अब ये जान लेते हैं कि दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस क्या राय दे रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। खास तौर पर कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। एचसीएल टेक के ऊपर भी क्या राय है, नियति हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। नियति है, बताइए। शानदार नतीजों के बाद थम्स अप का कॉल आया है रिलायंस इंडस्ट्री पे। जाहिर सी बात है दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म सीएलएसए की ऑयल एंड गैस सेक्टर में टॉप पिक है रिलायंस इंडस्ट्री। मेंटेन कर अपना हाई कन्विक्शन बाय, यानी आप पूरा भरोसा है, आप इसमें निवेश करके चलिए। टारगेट प्राइस 1230 रुपए से बढ़ाकर के 1275 रुपए तक का कर दिया है। 22% की एक तेजी दिखा सकता है शेयर आपको एक साल के अंदर अंदर। इस साल का ईपीएस अनुमान इन्होंने 6% बढ़ा दिया है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच इनके अनुमान से 6 से 8% के से ज्यादा है इनका मुनाफा। मेंटेन कर रहे हैं अपनी बाय का कॉल, यानी खरीदारी करके चलिए। और 1160 रुपए से इसका लक्ष्य बढ़ा के 1170 का करिए, ये भी 12% के आसपास की एक तेजी दिखा सकता है इनके टारगेट के हिसाब से। यूबीएस मेंटेन कर रहा है अपनी निवेश करने की सलाह। टारगेट प्राइस 1250 रुपए तक का दिया है। जिस तरह से 4G का जियो का लॉन्च होगा अगर वो सक्सेसफुल होता है और साथ साथ में नए सब्सक्राइबर एडिशंस बहुत जल्दी से या तेजी से बढ़ते हैं तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा इस स्टॉक के लिए आगे चलकर। 20 से 22% की तेजी रिलायंस इंडस्ट्री में कहीं नहीं गई अगले एक साल के लिए, ज्यादातर ब्रोकरेजेस का यही मानना है। एचसीएल टेक पर बावजूद इसके कि इन्होंने चेन्नई फ्लड्स का एक खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, ये तिमाही सीजनली भी कमजोर रहती है, उसके बाद भी काफी भरोसेमंद ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है। मार्जिन्स में इनको आगे सुधार की उम्मीद है। वैल्यूएशंस के हिसाब से बेहद आकर्षक बता रहा है सीएलएसए एचसीएल टेक में। खरीदारी करके चलिए 1150 रुपए तक का लक्ष्य देख सकते हैं। 37% तक की तेजी एचसीएल टेक आपको एक साल के अंदर दिखा सकता है। तो ये है रिलायंस और एचसीएल टेक पर ब्रोकरेजेस की राय। लेकिन नियति बताएं इनके अलावा और कौन से स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई हैं आज? ऑटो एंसिलरी पैक पर आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट आई है। मदरसन सुमी में जहां निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं 342 रुपए तक के लक्ष्य के लिए, जहां पे 37% की एक अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। वैल्यूएशंस के हिसाब से बेहद आकर्षक है स्टॉक। ऑर्डर बुक इनकी काफी मजबूत है और आगे ग्रोथ पर इनको भरोसा है, इसलिए आप निवेश करके चलिए 342 रुपए तक के लक्ष्य के लिए। वहीं भारत फोर्ज पे अंडर परफॉर्म का मेंटेन कर रहे हैं ये कॉल। टारगेट प्राइस 650 रुपए तक का दिया है। 17% की एक डाउनसाइड दिखा सकता है, यानी कमजोरी आ सकती है इस साल। यूरोप के कारोबार में इनको बिल्कुल ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। ट्रक कारोबार जहां से 44% का रेवेन्यू आता है वहां पे इनको कोई उम्मीद नहीं है। यूएस के कारोबार में भी काफी ज्यादा मंदी है, इससे आपको बिकवाली की सलाह या फिर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 650 रुपए तक का लक्ष्य ये दिखा सकता है। जस्ट डायल पर एक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, मेंटेन कर रहे हैं अपनी बिकवाली की सलाह। टारगेट प्राइस 750 रुपए से घटा के 700 रुपए तक का कर दिया है। अब तक सर्च प्लस से इनको निराशा ही हाथ लगी है और आगे भी रेवेन्यू ग्रोथ में कोई भी बड़े सुधार की इनको उम्मीद नहीं है। 700 रुपए तक का लक्ष्य ये स्टॉक दिखा सकता है। 785 के आसपास मौजूदा भाव है। राइट, चलिए तो ये तमाम ऐसे शेयर हैं जिस पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश है, बेरिश हैं। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। अगर आप इस समय बाजार पर नजर डालें तो प्री ओपनिंग सेशन में संकेत यही मिल रहे हैं कि 150 अंक नीचे सेंसेक्स खुलेगा, करीब करीब 80 अंक नीचे जितना एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है उतना ही नीचे निफ्टी खुलेगा। एक गैप डाउन ओपनिंग होना तय है और 7350 के आसपास निफ्टी खुल सकता है। लेकिन मिड कैप्स ये वो प्रॉब्लम एरिया है। गौरांग और आपसे एक राय लेना चाहता हूं।
एक तरफा तेजी देखी गई थी कई फार्मा मिड कैप्स में, मार्क्सन फार्मा, ग्रैन्यूल्स, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। आप देखिए क्या एक तेजी का रुख इनमें बना था, और अब जब से जनवरी से अब तक देखिए 40% तक ये शेयर पिट रहे हैं, हर रोज गिरावट देखने को मिलती है। क्या करना चाहिए इन मिड कैप फार्मा कंपनियों में इस समय? अगर मुनाफे में हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, या गिरावट में खरीदारी करने की राय? बिल्कुल ही गिरावट में खरीदारी की राय नहीं होगी। ये जो कुछ छोटे या मझोले फार्मा काउंटर्स जो पिछले कुछ महीनों में एक तरफा आपको तेजी का रुझान दिखा रहे थे हेमंत, और अगर आप पिछले हफ्ते 2 हफ्ते का इनके ऊपर नीचे के दायरे देखें तो ये काफी चौंकाने वाली बात है, और मेरे ख्याल से एक साफ दर्शाता है कि ये महज लिक्विडिटी जो जा रही थी, आकर्षित हो रही थी इन सब स्टॉक्स के तरफ, उसके कारण हो रही थी। अगर आप नतीजों में तुलना करने जाए तो मेरे ख्याल से मूल्यांकन के हिसाब से जो भाव है शेयर के, वो अब भी इस गिरावट के बाद भी मुझे कुछ स्टॉक्स में काफी महंगे लग रहे हैं, और जब जब नतीजे आएंगे तब मेरे ख्याल से निराशा और भी बढ़ सकती है। फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए किसी मझौले शेयर में अगर आपको निवेश करना है तो एज ए डिस्क्लोजर हमारी कवरेज सिंजन, बायोकॉन, सिप्ला, ग्लेनमार्क, इन सब स्टॉक्स में रही है। और दिग्गजों में हेमंत, जो हम अभी दिग्गज शेयर की बात कर रहे थे, इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो करेक्शन ऑलरेडी एक बड़े पैमाने में हम दिग्गज फार्मा में आ चुका है। सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, हम बिल्कुल कवायद करेंगे कि ये पहले आपकी पसंदगी होनी चाहिए, और बाद में जो मझोले फार्मा सेक्टर्स के, मझोले फार्मा स्टॉक्स के मैंने नाम लिए हैं, वहां पर बाद में आपको निवेश करना चाहिए। ओके, तो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में धीमे धीमे आप खरीदारी करें। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन से हम बढ़ेंगे कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन की तरफ। लेकिन बता दूं आपको संकेत किस तरह के मिल रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन में हम कमजोर हैं, 154 अंक नीचे सेंसेक्स पर, और निफ्टी पर 78 अंकों का नुकसान है, 1% की कमजोरी। हालांकि जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो दिखा रहा है लगभग 95 अंक नीचे। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बाकी का अपडेट दूं, एक बार की आप देख लें नवनीत डागा की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कहां आई है। अरविंद के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय उन्होंने दी है, साथ ही अपोलो टायर्स में बिकवाली करने की राय दी। उन्होंने कहा कि 138 के स्टॉक से आप शॉर्ट कीजिए, 120 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। एमएनएम फाइनेंस, ये सारे मिड कैप स्टॉक चुने जो कि काफी कमजोर होते हुए दिखे, तो एमएनएम फाइनेंस में भी उनकी खरीदारी करने की राय, बिकवाली करने की राय है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक और स्टॉक है नवनीत की लिस्ट में जो वो बेचने की राय दे रहे थे। इन सारे स्टॉक पर आप नजर रखिए, आज एक्शन यहां पर खुलते ही साफ तौर पर दिख सकता है बिकवाली के लिहाज से। जो नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, वहां पर एक्शन जो है जेंसार प्री ओपनिंग सेशन में 7% नीचे दिख रहा है, बीएएसएफ 5% नीचे दिख रहा है, इंजीनियरिंग भी कमजोर दिखा। पैलिटिक 235 अंक नीचे शुरुआत हुई है सेंसेक्स की, अब 250 अंकों का नुकसान सेंसेक्स पर है, और 265 अंक अब गिरता हुआ सेंसेक्स। निफ्टी पर नुकसान 75 अंकों का आपको नजर आएगा। 1% के नुकसान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआत की है। लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए, यहां पर 15,000 के लेवल के आसपास कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर नुकसान 0.25% से ज्यादा का है। अब सेंसेक्स और फिसलता हुआ 300 अंक नीचे हो चुका है, सेंसेक्स 1.25% के नुकसान के साथ, और निफ्टी 95 अंक नीचे, ठीक उतना जितना एसजेएक्स निफ्टी पर आपको दिख रहा था। और पिछले शुक्रवार के जो लो थे 7336 वो टूट चुका है, अब 7334 का ये एक लो मेरी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। तो नए लोज, या यूं कहें कि पुराने लोज की तरफ बढ़ता हुआ बाजार 7333 ये आज का लो है, और इस फॉल का लो भी यही है। 335 अंकों की कमजोरी अब दिखेगी आपको सेंसेक्स में, और निफ्टी 105 अंक नीचे। तो पहला अहम लेवल निफ्टी ने आज फिर तोड़ा है, और ये अभी अभी शुरुआती कारोबार में नया 52 वीक लो, निफ्टी ने नया 52 वीक लो बनाया है, सेंसेक्स ने नया 52 वीक लो बनाया है। ये देखिए गिरावट कहां से आ रही है, पहले उस पर नजर डाल दें। पहली बात तो है कि निफ्टी के 50 स्टॉक कमजोर है। केन 5% नीचे, वेदांता 4% नीचे। बैंक्स में तेज गिरावट है, बीओबी, पीएनबी, ये सारे, एसबीआई तेजी से फिसलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्राइवेट, सरकारी नहीं, प्राइवेट बैंक्स भी नीचे है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, यहां पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। यस बैंक, ये सारे स्टॉक्स नुकसान में। एक बार मैं आपको आइडिया दे दूं मिड कैप इंडेक्स में किस तरह का हाल है। यहां पर लगभग 1.5% की गिरावट है। आईडीबीआई बैंक टॉप लूजर 5% नीचे। जिंदाल स्टील एंड पावर में तेज नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जेपी एसोसिएट कमजोर है। कैनरा बैंक, लंबी लिस्ट है मिड कैप शेयरों की जहां पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। और वायदा कारोबार में सिर्फ एक पेज इंडस्ट्री और मैक्लोडर्सन को छोड़ दें, बाकी सारे स्टॉक नीचे कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है, और 100 पॉइंट के नुकसान के साथ सेंसेक्स है, निफ्टी है, और सेंसेक्स 325 अंक नीचे। मिड कैप इंडेक्स में देखिए अब 2% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, और
अब तक के सबसे निचले स्तरों पर, साल के निचले स्तरों पर कारोबार होता दिख रहा है हमें। या और एक बढ़ने वाले शेयर के सामने देखिए 12 गिरने वाले शेयर हैं, तो ये बता रहा है कि बाजार की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो कितनी कमजोर है इस समय। मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा प्रेशर में है। आज के सत्र में आप देखिए अब जेंसार में 10% से ज्यादा की गिरावट, बेहद कमजोर नंबर्स। तो जहां पर कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रहा है नतीजों के फ्रंट पर, वहां ज्यादा तेज पिटाई हो रही है। टीटागढ़ वैगन एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आप देखिए साल की शुरुआत से अब तक 30% की गिरावट देखी जा चुकी है और आज फिर 5% कमजोर है। रेलवे शेयरों में एक अच्छी रैली बन चुकी है बजट से पहले, लेकिन किसी को पता नहीं था कि बाजार इतना कमजोर हो जाएगा। करनेक्स, आप देखिए कालिंदी रेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर 30% की गिरावट जनवरी से अब तक हो चुकी है, आज फिर फिसला है। मार्क्सन फार्मा, कैप्लिन पॉइंट, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, सीक्वेंट साइंटिफिक, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आप देखिए हर रोज खुलते ही गिरावट हो रही है, बिकवाली हो रही है। आज फिर से यहां पर लाल निशान के साथ शुरुआत हुई है। नीलकमल एक और ऐसा ही शेयर जहां पर वन साइड रैली देखने को मिली थी, 4.5-5% कमजोरी के साथ ये शेयर आज के सत्र में खुलता हुआ। इसके साथ साथ आईडीबीआई बैंक भी पर भी नजर रखिए, 40% की गिरावट देखी जा चुकी है जनवरी के महीने में अब तक, और आज देखिए यहां पर भी प्रेशर है। जेपी एसोसिएट्स एक और ऐसा हाई बीटा शेयर जो कि 26-27% गिर चुका है, 10 रुपए के नीचे ये फिसल चुका है। एफएनओ में है आप देखिए 4% की कमजोरी आज फिर से यहां देखने को मिल रही है। जेएसपीएल में भी तेज प्रेशर के साथ कारोबार हो रहा है, तो प्रेशर भरपूर है भारतीय बाजारों में। लेकिन ऐसे माहौल में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो हैं मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां। आप देखिए ऑप्टो सर्किट 4.5% ऊपर, बीपीएल 4% मजबूत, और दूसरा सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है फर्टिलाइजर पैक। एनएफएल देखिए, आरसीएफ देखिए, यहाँ पर कचरे से कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसको आज कैबिनेट हरी झंडी दे सकता है। इस खबर के चलते ये वो पैक है जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो फर्टिलाइजर और मेडिकल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। बाकी आप देखिए चौतरफा गिरावट का सिलसिला इस समय देखा जा रहा है। ठीक ही नहीं दिख रही है। आप देखिए 24,100 पर आ गया है सेंसेक्स, 375 अंकों का बड़ा नुकसान है। निफ्टी 115 अंक नीचे, तो जहां खुला है वहां पर कहीं टिकने के संकेत नहीं दिख रहे हैं और निचले स्तर और लगातार आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी का आज का लो है 7,318, 52 हफ्तों का लो भी यही है और वहीं पर हम अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी को देखिए 322 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से जो हमने लो बनाया था 14,956 का, जी हाँ बैंक निफ्टी पर भी हम वो लो तोड़ चुके हैं। तो 14,956 का लो के सामने 14,940 इस वक्त आपको दिख रहा है, तो मामूली मार्जिन से बैंक निफ्टी का लो भी टूटा है। सेंसेक्स का तो टूटा ही है क्योंकि सेंसेक्स में हमने लो बनाया था 24,100 के आसपास, अब हम आ गए, तो ये भी एक नया लो है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और उनसे राय ली जाए। किरण, सबसे पहले तो अगर किसी की निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है, जिन्होंने कल अगर कॉन्ट्रा कॉल लेकर बनाई, तो क्या ये काटनी चाहिए या फिर अब भी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करें, और यदि हाँ तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मोमेंटम बहुत वीक है। जिन ट्रेडर्स ने कल की तेजी देखी थी और उन्होंने जब लॉन्ग पोजीशंस बनाई वो वापस एक बार ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 7370 होगा और मेरे ख्याल से और मंदी रखनी चाहिए। 7250 से लेके 7200 ये आज नहीं तो कल परसों आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जहां पे आपको यूरोपियन बाजार वीक खुलते नजर आएंगे और उसके बाद वापस एक बार विकॉली आ सकती है। तो मेरे ख्याल से इस नजरिए से आपके शॉर्ट पोजीशंस रहने चाहिए और ये मोमेंटम या मोमेंटम शॉर्ट पोजीशंस रहने चाहिए, स्विंग पोजीशंस। तो मेरे ख्याल से तेजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिस तरीके का माहौल है। बिल्कुल, तो तेजी का नजरिया बिल्कुल मत रखिए, उछाल में बिकवाली करिए, ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। और इस समय आप देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी करीब 5% नीचे है, जीनस पावर में करीब 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी बनी थी, कुछ फंड्स एचएनआईज ने यहाँ पर खरीदारी करी थी, तो वो स्टॉक्स देखिए आज प्रेशर में है। कॉस्मो फिल्म्स एक और स्टॉक में रडार पर 5.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ पर भी ये स्टॉक्स हैं जहां पर एक रनअवे रैली देखने को मिली थी और आप देखिए ये सारे शेयरों में अब हर रोज गैप डाउन ओपनिंग होती हुई। आशापुरा माइनकेम एक और ऐसी कंपनी जहां पर 6% की गिरावट देखने को मिल रहे हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि अब इनमें वॉल्यूम्स भी कम होते जा रहे हैं और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स काफी फंस जाते हैं। आईडीबीआई बैंक एक और ऐसा
बैंक है जहां पर काफी सारी खबरें थी गौरांग की सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाएगा, लेकिन आप देखिए जब से ये क्लैरिटी आई कि ऐसा कुछ जल्दबाजी में अभी होने वाला नहीं है, तो जनवरी से अब तक शुरुआत में ही देखिए 40% की गिरावट देखी जा चुकी है। आज भी डिसअपॉइंटमेंट है इस स्टॉक में। आईडीबीआई बैंक, क्या राय रखते हैं आप इस पे? देखिए, काफी जल्दबाजी में यहाँ पर आपको किसी भी तरह के ऊपर के पड़ाव अगर आप ये उम्मीद रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये जायज नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक तो वो जो घोषणाएं उम्मीद कर रहा था बाजार के सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाएगा, फिर फंड इंजेक्शन को लेकर के कुछ बातें सुनने में आई, लेकिन अगर आप नतीजों पर गौर करते हैं हेमंत, तो मेरे ख्याल से काफी बड़ी निराशा यहाँ पर आपको देखने मिली। और जो भी परिवर्तन सरकार कोशिश कर रही है, कुछ सरकारी बैंक्स में मैनेजमेंट में बदलाव करके कुछ निजी क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ला करके हालात सुधारने की, उसके लिए बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। अगर आपको इसी तरह की मझौली बैंक्स में निवेश करना है तो मेरी राय में यस बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक एक बेहतर विकल्प है, लेकिन यहाँ पर भी समय लगेगा क्योंकि जो परिस्थिति और हालात बैंकिंग क्षेत्र आने वाले समय में जो दौर से गुजरेगा और जो नियम में बदलाव किए गए हैं आरबीआई के तरफ से, उसको लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। ओके, हमारे साथ अब नवनीत डागा हैं आईआईएफएल के, और उनसे लेते हैं राय। नवनीत, 7300 मेरे ख्याल से आपके वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिए आज से एक अहम सपोर्ट लेवल होगा, तो इन लेवल्स के आसपास जब निफ्टी आ रहा है, क्या करना चाहिए? मंदी की पोजीशन है तो काटी जाए, क्या फ्रेश तेजी की पोजीशन एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाकर की जा सकती है? कैसे ट्रेड करना चाहिए गैप डाउन ओपनिंग के बाद? अनिल जी, देखिए 7300 काफी पुट ओपन इंटरेस्ट काफी दिनों से वहां पे हाईएस्ट मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। कल पे विक्स में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट देखने को मिली, जिसमें लगा कि ऑप्शन राइटर्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। अब हालांकि ग्लोबल मार्केट के चलते अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है तो इंटरेस्टिंग थिंग मैं ये देखूंगा कि आज दिन भर में 7300 के पुट ऑप्शंस में अनवाइंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें अनवाइंडिंग होता हुआ दिखा और मार्केट में 7300 के नियर अबाउट फ्लर्ट किया तो काफी चांसेस है कि वहां पे पैनिक क्रिएट हो सकता है, बिकॉज वो पुट राइटर्स है तो पोजीशंस को अनवाइंड करने लगेंगे। इसीलिए ट्रेल स्टॉपलेस का अगर शॉर्ट है मार्केट में तो ट्रेल स्टॉपलेस यूज करें, जहां पे टेक्निकली लेवल 7350 के ऊपर में अगर एक ट्रेल स्टॉपलेस रखना चाहिए, उसके ऊपर निकले तो पोजीशन डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन से तो अनवाइंड कर लेनी चाहिए। और अगर 7300 के नीचे जाता है तो फ्रेश शॉर्ट्स लेने चाहिए मार्केट के अंदर में, और स्टॉप लॉस यही रखना चाहिए 7360 के लेवल्स का। ओके, चलिए, डेज लो पर है इस समय मार्केट। आप देखिए कभी भी 7300 का स्तर टूट सकता है। 7309 का निचला स्तर अभी अभी निफ्टी ने छुआ है, तो ये वो ऐसा स्तर है जिस पर सबकी नजर है। और अनिल कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं, तो ये अगर स्तर टूटता है तो चिंता की बात हो सकती है। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं कि भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा एशिया पैक कमजोर है। इस समय अगर आप देखें तो हांगकांग के मार्केट में 700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, 700 पॉइंट, 500 पॉइंट निकई इस समय टूटा हुआ है, तो 400 पॉइंट की गिरावट उस हिसाब से। जी हाँ, हांगकांग के 4.4% कमजोर, 400 अंक सेंसेक्स हो गया है नीचे। तो ये साफ तौर पर ग्लोबल मार्केट्स का ही असर है। कल ग्लोबल मार्केट ने बाजार को संभाला था, आज ग्लोबल मार्केट ही बाजार को गिराने का काम कर रहे हैं। और रुपए पर भी नजर रखिए। जी हाँ, अब आप देखिए ये 68 के करीब जाने की कोशिश करता हुआ, तो ये एक और प्रॉब्लम वाली बात, आधे % की कमजोरी के साथ, करीब करीब 30 पैसे की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और कभी भी 7300 का स्तर टूट सकता है निफ्टी पर, ये संकेत मिलते हुए 7307 पर इस समय। चलिए, एक्सपर्ट से पूछते हैं कि इस समय क्या रणनीति रखनी चाहिए। क्या 7300 टूट जाए तो एक बार बाउंस देखने को मिल सकता है किरण, या फिर आपको लग रहा है और नीचे के लेवल्स आ सकते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरा व्यू मंदी का है, और मेरा सही मायने से अगर सपोर्ट देखने को मिल जाना चाहिए तो वो है 7250 से लेके 7200। तो मेरे ख्याल से 7200 में एक मीनिंगफुल सपोर्ट है, जो कि एक वीकली चार्ट्स पे एक फॉलोइंग चैनल का वैल्यू है। तो इसके नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि जिस तरीके के ग्लोबल संकेत है वो 50-100 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, पर उसके नीचे मीनिंगफुल तरीके से मार्केट रह नहीं सकता है, उधर से एक शार्प बाउंस बैक आ सकता है। तो मेरे जो शॉर्ट पोजीशंस है, जो मेरे क्लाइंट्स को हमने रेकमेंड किए है, उनको मैं 7200 के करीब आते हुए मैं कवर करने की सलाह दूंगा, और तब तक ट्रेनिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहूंगा।
नवनीत, जेट एयरवेज पर आपसे राय लेना चाहूंगा क्योंकि स्टॉक है 3% कमजोर। आज फिर से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में लगभग 2% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यहाँ पर 88,000 शेयर नए जुड़े हैं। क्या ट्रेड लेना चाहिए? क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है या अभी भी मंदी की पोजीशंस बन रही है और शॉर्ट करेंगे आप? अनिल जी, इस पे ट्रेड समवेयर नियर टू अभी 610 के लेवल्स के जो अभी रीसेंट क्लोज देखने को मिले थे, समवेयर इस पे ओवरऑल ट्रेंड बायस बुलिश पे रहेंगे क्योंकि उस चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी बहुत वीकली बेसिस पे पॉजिटिव है। तो गिरावट के अंदर में खरीदारी का माहौल ही देखना चाहिए इसके अंदर में। और समवेयर नियर टू समवेयर 620 से 610 की रेंज पे एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है। अभी काफी दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट 3-4% और अगर स्टॉक फिसल जाता है तो वहां पे एक एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए। पर स्ट्रक्चर अभी भी बहुत पॉजिटिव है। मैं इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड ही के साथ में जाना चाहूंगा। ओके, चलिए ये राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अगर आज बाजार का मूड किसी एक सेक्टर ने सबसे ज्यादा कमजोर किया है तो वो बैंक निफ्टी ने है। 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा उन स्टॉक्स पर नजर रखिए जहां पर सबसे ज्यादा तेजी पिछले एक साल में देखने को मिली है। आप देखिए एम्फी डिस्टिलरीज 100% दौड़ा था, आज 5% नीचे है। इसके अलावा तानला सॉल्यूशंस में 70-80% की रैली देखी जा चुकी है एक साल में। और अब आप देखिए यहाँ पर भी 6% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। मैं वो स्टॉक्स बता रहा हूं जहां पर ज्यादा वॉल्यूम्स हैं आज के दिन गिरावट में। ऑर्बिट कॉप एक और ऐसा स्टॉक जो 10 रुपए के नीचे और हर रोज फिसल रहा है। अब आप देखिए 10% की गिरावट आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो छोटे मझौले शेयरों में जबरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है। और जहां पर फंडामेंटल्स कमजोर हैं वहां पर तो सबसे ज्यादा प्रेशर। एसआर शिपिंग अब फिर 5% नीचे है। कल भी मैंने देखा था इस स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली थी। यहां पर भी अनिल काफी सारे लोग मान रहे थे कि शायद एसआर शिपिंग का भी डीलिस्टिंग ऑफर आएगा एसआर ऑयल के बाद। आप देखिए यहां पर अब वॉल्यूम्स कम हो गए हैं, दिक्कत की बात यह है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स पर आप नजर डालिए। यूको बैंक 3% नीचे ट्रेड करता हुआ। लंबी लिस्ट है उन पीएसयू बैंक्स की जहां पर कल उछाल देखने को मिला था और आज फिर से गिरावट हावी होती हुई। डीएचएफएल एक और ऐसा स्टॉक है जिसके नतीजे आने वाले हैं, 4% कमजोर है। चार्ट्स पर यह कैसा लग रहा है किरण आपको इस समय? डीएचएफएल जैसे मैंने कहा कि एक वीकनेस ही दिखाई दे रही है। हालांकि नीचे से 185 से लेके एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, पर मेरा ये मानना है कि वीकनेस जारी रहेगी। रिजल्ट्स के बाद वापस आपको गिरावट देखनी मिल जानी चाहिए। 170, 175 ये लेवल्स रहेंगे जहां पे आपको इस स्टॉक पे एक बार रिव्यू लेना चाहिए। उधर तक अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके, इंटरेस्टिंग मूव सबसे अगर कोई आया है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। नतीजे के बाद 2.5% फिसल चुका है ये स्टॉक और ओपन इंटरेस्ट में 2-2.5% के आसपास की बढ़त से 6.5 लाख शेयर नए जुड़े हैं। 1020 के आसपास जहां तक मेरा अंदाजा है, किरण सपोर्ट की बात कर रहे थे, स्टॉक पर लगभग उन्हीं लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या रिलायंस खरीदना चाहिए कमजोरी में? नवनीत, आपकी क्या राय है? वायदा कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक अभी तो फिलहाल नतीजे के बाद सेलोन न्यूज वाला मामला दिख रहा है बाजार की कमजोरी के साथ। क्या ट्रेड होगा 1015-1020 की रेंज में? अनिल जी, रिलायंस ने ओवरऑल मार्केट लीडरशिप पोजीशंस वापस बनाई है। समवेयर नियर टू 1010 to 1020 रेंज इज वेरी गुड एंट्री पॉइंट। एक पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वो है 980 के लेवल्स का। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी रिलायंस पे अपसाइड का है। रिजल्ट के बाद में रिएक्शन डेफिनेटली नीचे के है। इसके ऑप्शंस के डेटा भी देखेंगे तो कल भी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इंटरेस्ट दिख रहा था जहां पे ऑलमोस्ट 40 to 45 रेंज पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ट्रेड कर रही थी। तो इसमें काफी हद तक ट्रेडिंग मूव रहेगा। पर 1010 से 1020 की रेंज पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। मेरे हिसाब से एक 980 के स्टॉप लॉस से अभी भी यहाँ पे गिरावट में बिकवाली करनी चाहिए। रुपए का चार्ट भी आप देखते हैं क्या? चार्ट देखकर बताइए रुपए के लिए आज क्या सपोर्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि रुपया जिस तरह से कमजोर हुआ है। अब आप देखिए 68 के बेहद करीब आज ट्रेड कर रहा है। क्या लेवल्स लग रहे हैं आपके लिए, आपको जो अहम है आज? ये क्वेश्चन मेरे लिए है ना जी? किरण आपके लिए है? बिल्कुल, रुपए का चार्ट अगर देखते हैं तो वीकनेस तो है। और अगर मीडियम टर्म चार्ट्स देख रहे हैं तो एक एसेंडिंग चैनल पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। उसका हायर एंड करीबन 6830, 6840 का है, जहां पे पहले रेजिस्टेंस इसको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से 6830, 6840 के लेवल्स टेस्ट करने चाहिए और इजीली हम इन लेवल्स के करीब जाते हुए नजर आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बहुत बड़ा जो अर्लियर टॉप
था 6890 69 का, ये भी टेस्ट करने की उम्मीद है, जहां पे एक फाइनल रेजिस्टेंस इस स्टॉक को मिल जाना चाहिए, इस रुपए को मिल जाना चाहिए। चलिए, तो ये रहा रुपए पर इस वक्त, लेकिन 68 के अहम लेवल रुपए पर भी आते हुए दिख रहे हैं। वैसे रुपए में 68-80 ये लेवल है जहां पर नजर होनी चाहिए कि 2013 में उन्हीं लेवल के आसपास जाकर रुपया थमा था। तो लाइफ टाइम लो से कितना 85 पैसा, लगभग 1.5% 1.25% ऊपर बचा है। तो रुपए में भी लाइफ टाइम लो के आसपास के लेवल्स के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश होती दिख रही। लेकिन एक अच्छा संकेत जो हम सुबह ही कह रहे थे कि 7300 को शायद एक बारगी में इतनी आसानी से न तोड़े, तो वहां सपोर्ट लेने की कोशिश होती हुई दिख रही है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि मजबूत हो रहा है बाजार, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वहां सपोर्ट लिया है, क्योंकि आप देखिए आज का लो क्या है 7303, और वहां से थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब आगे के डायरेक्शन पर हमारे अगले एक्सपर्ट से राय लेंगे। उससे पहले गौरांग से विदा लेने का वक्त है, साथ ही किरण जाधव से भी विदा लेंगे, और नवनीत भी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं AQF एडवाइजर्स के नितिन रहेजा। नितिन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो राय बाजार पर ही लेना चाहता हूं, क्या ये लेवल वो हो चुके हैं, इतने आकर्षक है कि अपना पैसा लगा लेना चाहिए इक्विटी मार्केट में, मैक्सिमम पैसा, 100% पैसा, किस तरह से देख रहे हैं आप इन लेवल्स को, और क्या रणनीति होनी चाहिए निवेश के लिए आज से? देखिए, क्लियरली जो करेक्शन आया है बाजार में, वो स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है उसको अट्रैक्टिव बना रहा है। बट एक ये जो आपने ब्रॉडर मार्केट, जो मिड कैप मार्केट था, उसमें जो अग्रेसिव कट्स देखे हैं हमने, तो चाहे आपको ओवरऑल निफ्टी देखे तो उतना नहीं गिरावट देखी है जितनी आपने मिड कैप स्टॉक्स में देखी है। तो मेरे हिसाब से ये जो पेन है मार्केट में थोड़ा टाइम और चलेगा, बिकॉज इसमें नॉर्मली जो ट्रेंड क्या रहता है कि जब इतना सारा कट आता है, जब बाउंस बैक आता है, तो काफी सारे लोग जिनके पास जो पास्ट पोजीशन या प्रॉफिट से बैठे थे वो ऊपर के लेवल पे बेचने को आते हैं। तो फॉर सम टाइम मेरे हिसाब से ये मार्केट का पेन चलेगा, क्योंकि मार्केट आपको शायद टेक्निकल लेवल से बाउंस बैक भी दे, लेकिन ऊपर के लेवल में आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाई पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना ये है कि आपको जो कट्स दिखेंगे या जो करेक्शन आएगी, उसमें आपको चुने हुए स्टॉक्स के हिसाब से आपको पोजीशन लेनी होगी, नॉट वेरी एग्रेसिवली आई वुड से। आप अगर मार्केट में समझो एंटर करना चाहे तो ऑलमोस्ट आप समझो 25-30% अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये मार्केट बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ वापस गेन नहीं करेगा। बीच बीच में आपको टेक्निकल बाउंस आएंगे, फिर वापस ये नीचे आ जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बाजार के लिए है वो अब आप देखें तो इज गोइंग टू बी मोर ड्रिवन बाय और ऑल्सो योर फंडामेंटल्स। एक बार ये जो इंटरनेशनल टर्मोइल हमने देखा है बाजार में काफी सालों से, बीच बीच में ये एक फेज आता है जहां पे इंटरनेशनल टर्मोइल की वजह से काफी इम्पैक्ट, रिस्क ऑफ ट्रेड होता है, पर फिर वापस फोकस आपके फंडामेंटल्स पे आ जाता है। और वहां पे अभी तक जो 100 रुपए में से 25-30 रुपए इस समय भारतीय बाजारों में लगा देने चाहिए। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि कहां पर लगाएं। दरअसल आप कह रहे हैं मिड कैप्स को इस समय नहीं छुएं, तो दिग्गज में कौन सी वो पॉकेट है जो आपको अच्छी लग रही है? आज के बाजार में हम देख रहे हैं रुपया कमजोर हो रहा है, तो दो ही स्टॉक है निफ्टी में जो हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक सन फार्मा, दूसरा इन्फोसिस। ये बताइए, IT और फार्मा में खरीदारी करनी चाहिए या फिर कहीं और नजर है आपकी? नहीं, बिल्कुल मेरा मानना यह है, अगर रुपये के जो ट्रेंड आप देख रहे हैं तो उसमें IT और फार्मा एक सेगमेंट हो जाता है जहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा मेरा कहना आपको ये नहीं था कि मिड कैप में मत लगाएं, मेरा कहना था मिड कैप में जो कट्स आए हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी जरूर दिखेगी। तो और आप उसमें भी सिलेक्टिवली स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं। मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहां पे अभी भी आप ध्यान बना सकते हैं, या चुने हुए NBFC स्टॉक्स है। मेरा मानना ये भी है कि ऑटो स्टॉक्स को ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये ब्रॉडली सेक्टर्स है जहां पे आप ध्यान बना सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे स्टॉक्स अभी भी आपको लगता है, कोई ऐसे सेक्टर्स आपको अभी भी लगता है जिन्हें कच्चे तेल के गिरने से फायदा होता है और वहां पर वैल्यूएशन आकर्षक हो और खरीदारी का मौका नजर आता हो?
श्योरली अगर जो और कच्चा तेल ही क्यों ओवरऑल कमोडिटी साइकिल भी डाउन है, तो आपको जो रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स थे वहां पे जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेगमेंट है वो ऑटोज को आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड ग्रोथ एक दूसरी स्टोरी लेग है जहां पे आप कर सकते हैं बिसाइड्स एक्सपोर्ट्स. So all domestic consumption road stores with a back end of raw materials having being either oil and gas led. आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा 7,300 जो स्तर जिस पर सबकी नजर थी, अब आप देखिए वो टूट गया है. 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में इस समय देखने को मिल रही है. बेहद कमजोर विकेट पर इस समय भारतीय बाजार. जब बाजार खुले थे तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 11 गिरने वाले शेयर थे, और अब देखिए एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 14 गिरने वाले शेयर हैं. तो गिरावट भारतीय बाजारों पर हावी होती हुई, और अनिल आप देखिए 7,300 का स्तर एक बार इंट्राडे में टूट चुका है. बिल्कुल. तो इस वक्त 7,300 के लेवल पर ट्रेड करते हुए निफ्टी 52 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है 0.25% की गिरावट के साथ. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो बैंक निफ्टी से है. 0.3% की गिरावट बैंक निफ्टी में आपको दिखेगी. 400 अंकों की गिरावट. इसी पर एक राय ली जाए नितिन जी से. नितिन जी, ये बताएं कि क्या जो सारी एनपीए से रिलेटेड दिक्कतें हैं, ये सब कुछ क्या अब इन भावों में नहीं आएगा सरकारी बैंक के लिए? जिस तरह के ये टूटे हैं बैंक, आप देखिए पीएनबी 88 रुपए आ गया, 100 रुपए पर ओबीसी आ गया, एसबीआई 175 पर आ गया. अब और कितना गिरावट हो सकती है? बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो हम कह रहे हैं कि सब ऑलरेडी भाव में आ चुका है. अगर ये जो आरबीआई गवर्नर का स्टांस जो इनकरेज करे बैंक्स को अपने बुक्स को क्लीन अप करे चलता रहा, तो लोगों को पता नहीं कि वो और कितने सारे चीज बैंक्स के बैलेंस शीट में से उभरेंगे. एक वो बात हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि एक बार आपने क्लीन अप भी किया, क्वेश्चन ये होता है कि आपका रिकैपिटलाइजेशन कैसे होगा बैंक्स का, क्योंकि अगर क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में फिर चालू हो जाती है तो ये पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, क्योंकि इनके जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज है वो ऑलमोस्ट अपने बॉटम एंड ऑफ द रेंज पे आ चुके हैं. तो मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन मार्क ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बना रहेगा अभी भी थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपको कैपिटलाइजेशन नॉर्म्स पे कुछ क्लैरिटी नहीं आती. इसके अलावा ये बताइए कि कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, काफी सारे स्टॉक्स हैं, केन इंडिया, ओएनजीसी, जहां पर प्रेशर बना हुआ है. इन पर आपकी क्या राय है? क्या यहां पर और दबाव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? और कच्चे तेल पर आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? देखिए, कच्चे तेल पे कहना बड़ा मुश्किल है. ये तो अगर मेरे हिसाब से बड़े बड़े दिग्गज गलत हो चुके हैं इस कमोडिटी के ऊपर, और ना ही हमारी एक्सपर्टीज है इस पे. पर हमारा मानना ये है कि अल्टीमेटली ये कहाँ जाके रुकता है, इसकी फेयर वैल्यू, जैसे हमने देखा बुल और बेयर मार्केट में एक्सट्रीम्स बहुत तरफ से होते हैं, तो ये कहाँ तक एक्सट्रीम लेवल लेता है बहुत कहना मुश्किल है. और बट क्लियरली जो ओवरऑल ट्रेंड है वो वीक है. तो इसके होते हुए जो स्टॉक्स जैसे ये जो ओएनजीसी है, केन की बात आप कर रहे थे, जो बेसिकली अपस्ट्रीम स्टॉक्स है, उनसे दूर रहना बेटर है. ओके, चलिए आपसे विदा लेने का वक्त है. नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए. 400 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी 130 अंकों के नुकसान के साथ. लेकिन एक और स्टॉक जहां पर आज कॉर्पोरेट एक्शन है, आदित्य बिरला नो, इस पर रखिए नजर. कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है. क्या है पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम, जानते हैं. हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं. आशीष, बताइए क्या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और आज से जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसमें क्या वैल्यू है? देखिए, पिछले साल मई में आदित्य बिरला नूवो ने एक रिस्ट्रक्चरिंग या रीजिक कारोबार में उसका अनाउंसमेंट करा था. इसके अंतर्गत जो तमाम ब्रांडेड अपैरल्स का कारोबार था उसे कंसोलिडेट करने की बात करी गई थी और उसे जो लिस्टेड इसकी सब्सिडी है पैंटलून फैशन एंड रिटेल्स, उसमें ट्रांसफर करना था. और ये जो डीमर्जर स्कीम थी, इसके अंतर्गत मधुरा फैशंस, मधुरा लाइफस्टाइल, जो इनके ब्रांडेड अपैरल के रिटेलिंग के डिविजन्स हैं, उन्हें पैंटलून फैशन एंड रिटेल्स में उसका विलय कर दिया जाएगा. और फाइनली इस पैंटलून रिटेल एंड फैशंस का नाम बदलकर आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल करा जाएगा. आज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आदित्य बिरला नूवो आज वो एक्स मधुरा कामकाज करना शुरू करेगी और प्री कॉल ऑक्शन इस समय चल रहा है. 9 से 10 बजे के बीच में सुबह प्राइस डिस्कवरी होगी और 10 बजे वो फाइनल प्राइस के बाद शेयर ट्रेड होना शुरू होगा.
ध्यान रखें आदित्य बिरला न्यूवो के अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपके पास वो 100 शेयर्स तो कंटिन्यू रहेंगे, ओन करना आप करते रहेंगे, और साथ साथ पैंटलून फैशन रिटेल्स के आपको 520 शेयर्स मिलेंगे, यानी कि 1:5.2 का कह लीजिए आसान शब्दों में स्वैप रेशियो है, यहाँ पे शेयर रेशियो है, माफ कीजिएगा। पैंटलून फैशंस की जो कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी है या बेस है वो 9-9.25 करोड़ रुपए के आसपास है, और इस स्वैप के बाद इस विभाजन के बाद करीब 77 करोड़ रुपए के आसपास ये बेस पहुंचता हुआ नजर आएगा। पर ज्यादातर एनालिस्ट मानते हैं मदुरा कैश रिच एंटिटी थी या बड़ा कैश फ्लो तगड़े जनरेट करती थी, तो इस एक्सपैंडेड इक्विटी को शायद सर्विस कर पाएगी। मदुरा ऐसे भी ध्यान रखें जो गारमेंट्स कामकाज है तो बिरला न्यूवो का सबसे बड़ा कैश जनरेटर है। कुल स्टैंडअलोन सेल्स का 40% और इबीट का 60% वहां से आता है। एबी न्यूवो का इस समय मार्केट कैप 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। 40% अगर अलग कर दूं 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का, तो बचता है 17,000 करोड़ रुपए। अब इस 17,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन क्या होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किस हद तक डिस्काउंट देंगे एनालिस्ट इस पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक होल्डिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें आइडिया सेल्युलर का 23%, बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट का 51%, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का 51%, 100% जो एनबीएफसी आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज उसका आएगा, और इसके अलावा इंडो गल्फ, लिनन, इंसुलेटर्स के कामकाज होंगे। तो डिस्काउंटिंग किस हद तक होगी वो देखने वाली बात होगी। पर इंटरेस्टिंग ये है कि अब ये प्योर प्ले मोटे तौर पे एक फाइनेंशियल प्ले होने वाला है, उसका भरपूर फायदा आदित्य बिरला न्यूवो को मिलेगा। तो आदित्य बिरला न्यूवो पर ये आज कॉर्पोरेट एक्शन आपके सामने। 400 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 7,300 के बेहद करीब यहां पर आ चुका है, फिर से बड़े अहम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाजार के आगे की डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दीपेन सेठ इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। दीपेन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। बेहद इंटरेस्टिंग और अहम लेवल है 7,300। लोगों को लग रहा है यहां से टूटे, यहां से गिरे तो और लंबा गिरेगा जी। क्या राय लग रही है आपकी सर? क्या ये लेवल सेफ है, खरीदारी के लिए आ गए हैं, या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? देखिए साहब, इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। जब बाहर तूफान चल रहा है और इस बवंडर वाले माहौल में आपको कहीं ना कहीं इरेशनल बिहेवियर जिसको कहते हैं वो दिखेगा, दिखना चालू हुआ है अभी तो मेरे हिसाब से। जिस तरह से वॉलेटिलिटी बाजार में अचानक आ गई है, एक दिन 400 पॉइंट चलना, फिर 400 पॉइंट गिरना, और 9,000 के मार्च के हाई से अभी हम लोग करीब 20% ऑलमोस्ट नीचे आ गए, 17, 18, 19% की रेंज में। पूरी दुनिया अब खत्म हो जाएगी, चाइना बर्बाद हो जाएगा, यूरोप में पेन है, अमेरिका में रिकवरी आर्टिफिशियल है, मोदी जी के साथ हनीमून हमारा पूरा हो गया है, पार्लियामेंट में कुछ हो नहीं रहा है। तो जब सारी न्यूज बहुत खराब होती है तो बहुत अंधेरा छा जाता है, और हमने इतिहास हमें सिखाता है कि जब बहुत अंधेरा होता है तो बस उसके बाद ही सूर्योदय होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बहुत अंधेरे वाला फेज है और सूर्योदय के बीच में जीने के लिए आपके पास ऑक्सीजन है या नहीं है। तो अगर आप लेवरेज करके ले रहे हैं, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर हैं, तो आप मारे जाएंगे बिल्कुल इस बीच में। रोज की वॉलेटिलिटी आपसे हजम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपनी घरवालियों से आप पूछकर देख लीजिए, जब दिवाली का सेल निकलता है तो वो लोग कैसे दौड़कर खरीदने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये होगा, मुझे ट्रेजेडी ये दिखती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के एसआईपीज अब जाकर बंद होंगे। असली रिटेल इन्वेस्टर वो है जो आज एसआईपी शुरू करता है और कहता है कि मुझे 6 महीने का पेन लेना है, मुझे 2 महीने का पेन लेना है, लेकिन इसके बाद के 4 साल मुझे बहुत बड़ा पैसा बनाना है। साहब, आप महंगे में तभी बेचिएगा जब आप सस्ते में खरीदिएगा ना। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग एनालिस्ट होना जरूरी नहीं है। डर यह है कि यहां से और 20% गिर सकता है। हाँ, वही क्योंकि हर रोज नीचे के भाव दिखते हैं, तो फिर डर ये लगता है कि आज खरीदें, 2 दिन रुक के खरीदें, हफ्ता भर रुके। तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी में इसको हम टिरेनी ऑफ रीसेंसी बोलते हैं, कि हमने 3 दिन तक भाव गिरते हुए देखे तो हमको लगता है कि नेक्स्ट 300 दिन तक भाव गिरेंगे। तो पहले तो ऐसा तो होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। हाँ, बाजार टूटती है, ऊपर से आधी भी हो जाती है, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे देश की जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो आज इतनी बढ़िया है और 2 साल पहले जो थी उनसे इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि इस तरह का क्रैक, इतना बड़ा क्रैक कि आधी बाजार उड़ जाए, ऐसा कुछ हमें लगता नहीं है। बल्कि अगर दुनिया में कोई देश है जो ग्लोबल रिसेशन को वेदर कर सकता है और एक साइजेबल देश, एक साइजेबल इकोनॉमी अगर कोई है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। तो आपने कुछ देर पहले कहा कि अगर किसी को निवेश करना है तो इससे बेटर मौका इस समय नहीं है। नया निवेश अगर किसी को शुरू करना है, सीएनबीसी आवाज आज देख रहा है, आपको सुन रहा है, तो ये बताइए कहां से शुरुआत करनी चाहिए? लीवरेज नहीं, पैसा है, लगाना चाहता है मार्केट में, तो आप
क्या सलाह देंगे, कहां पर लगाना शुरू करें धीरे धीरे? देखिए, एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट इक्विटीज करना, अगर रिस्क एपेटाइट ना हो तो नहीं करना चाहिए। कहना अच्छा नहीं लगता है एज ब्रोकर्स, हम लोग भी रिटेल ब्रोकर्स हैं, लेकिन हम अपने सारे क्लाइंट्स को यही एडवाइस देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा एसेट एलोकेशन होना जरूरी है। हमारे देश में कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं बड़े बड़े, मैं स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स को यहाँ रिकमेंड करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लार्ज कैप फंड्स में आज के दिन बायस आपका ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिड कैप फंड्स में बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, रिलेटिव वैल्यूएशंस पर लार्ज कैप्स में आज बहुत वैल्यू दिखती है। और अभी 1-2 क्वार्टर और नंबर्स नहीं आएंगे, रिजल्ट्स ठंडे रहेंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन जब लार्ज कैप्स चलेंगे, और लार्ज कैप्स में रिलेटिव वैल्यू आज इतनी ज्यादा है कि यहां से 2 साल का अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो लार्ज कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। सिर्फ इतना है मैं कहूंगा कि जो कमोडिटी ड्रिवन लार्ज कैप्स हैं, जो लोग कमोडिटी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ कमोडिटीज हैं, वहां पर बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ नहीं दिखता है। तो चाहे वो अपस्ट्रीम ऑयल में हो, चाहे वो स्टील में हो, तो प्रॉब्लम लगता है। और लार्ज कैप में भी कोई सेक्टर आप चुनना चाहेंगे? आपने कहा कमोडिटीज को परे रखें, तो क्या बैंक्स आपको अच्छे लग रहे हैं इतनी गिरावट के बाद, या फिर कोई और सेक्टर जो आपको पसंद हो? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स लास्ट 2-3 साल में कंटिन्यूसली 2 सालों में ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली नेगेटिव रिटर्न्स दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने। आज के दिन उम्मीद तो नहीं बनती है। मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिफॉर्म एक आखिरी और बहुत बड़ा मुद्दा है इस सरकार के लिए, अपनी रिफॉर्म क्रेडेंशियल्स को प्रूव करने के लिए, अपने इरादे दिखाने के लिए। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ होगा। मुझे ये डर है कि आज अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत बड़ा रिफॉर्म आता है, कैपिटल इन्फ्यूशन होती है, एनपीएस क्लीनअप होती है, तो एक बड़ा झटका लगेगा, उसके बाद बॉटम बनेगा। तो शायद अभी भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और मैं खास करके मैं अपनी बैंक के बारे में बोलना मुझे मना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आज के दिन हम लोग एक्सिस और कोटक दोनों पर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो इंडसइंड बैंक जैसी बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो इतने बुरे वक्त पर भी उन्होंने एनपीएज को बहुत टाइटली कंट्रोल किया, और उनकी जो लीनिंग आज सीवी साइकिल के साथ जो अलाइनमेंट है, वो शायद ही किसी बैंक की इतनी बढ़िया अलाइनमेंट होगी। फी इनकम स्ट्रीम्स बहुत अच्छे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर कोई आंच नहीं लगती है। हाँ, 2.7-2.8 टाइम्स वैल्यूएशन पर है, लेकिन महंगा माल हर वक्त महंगा रहता है। बिल्कुल। आपने चूंकि ये कहा कि ये दुनिया भर में जो हल्ला गुल्ला है, इसको से दूर रहकर अच्छा निवेश करने के बारे में सोचें, तो दुनिया भर में 2 चीजें हो रही, मेटल्स के दाम गिर रहे हैं, क्रूड के दाम गिर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि फिर उस लिहाज से हमें कहां कहां फायदा होगा, और फिर किन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए? सर, देश को तो फायदा ही फायदा हुआ है। मेटल्स के दाम गिरे हैं या क्रूड का दाम गिरा है, तो हम लोग अपना 80% क्रूड बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे देश की डेली आर्थिक कंजम्पशन में अगर 80% कोई चीज अगर इंपोर्ट होती है और वो हमारे रग रग में अगर बहती है, तो देश के लिए तो स्ट्रक्चरली बहुत अच्छी बात है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जोर से गिर गया है, कैड कंप्रेस हो गया है, 3% का कैड आज 1% पर आ गया है, राइट। तो स्ट्रक्चरली हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन नीचे जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे, पेट्रोलियम सब्सिडीज नहीं देनी पड़ेंगी या कम हो जाएंगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगी गवर्नमेंट के लिए। $20 का लेट से अगर क्रूड हो जाता है तो मेरे ख्याल से पेट्रोलियम सब्सिडी तो उड़ जाएगी। बल्कि सरकार ने क्या किया है कि सब्सिडी बचाया है, अपने फिस्क को प्रोटेक्ट किया है, और ऊपर से टैक्सेस बढ़ाते गए। आपको याद होगा जब $80-90 क्रूड था, तब भी ₹66 हम लोग पेट्रोल का बंबई में देते थे, और आज भी कुछ 65-66 रुपया दे रहे हैं, 2-3 रुपया ऊपर या नीचे होगा। तो सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में 35-40% ज्यादा कमाना चालू कर दिया है। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जीएसटी फ्रेमवर्क में फ्यूल्स को भी डालना चाहिए, लेकिन वो सब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो गया है, और यहां पर जिन कंपनीज का, जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्राइमरी या अपस्ट्रीम कमोडिटीज में मैन्युफैक्चर या माइनिंग या अपस्ट्रीम ऑयल में जो लोग नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। डाउनस्ट्रीम रिफाइनर्स में अब $100 का जब तेल था, तब रिलायंस $8 रिफाइनिंग मार्जिन कमाता था। आज $30 के तेल में, $32 के तेल में रिलायंस ने $11 कमा के दिखाया है। तो डाउनस्ट्रीम डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट दैट अपस्ट्रीम में सप्लाई ज्यादा हो गई है। ईरान का तेल आ गया है, सऊदी अरेबिया ने नल खोल दिए है, लिटरली जिसको बोलते हैं। तो इसका तो फायदा ही फायदा है। इंडिया एक्सपोर्ट भी काफी सारी चीजें करता है, और रुपए जिस तरह से अब कमजोर होने लगा है, आज देखिए क्या गिरावट देखने को मिली है रुपए में। इससे किसी खास सेक्टर पर आपकी नजर है? आईटी, फार्मा, जनरल
जनरली लोग सीधी भाषा में बोलते हैं, क्या आपको लगता है इसको सही में फायदा होने वाला? बिल्कुल, हम लोग आईटी पर कंस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आईटी में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। तो आईटी में वो डिजिटल की तरफ जो एक मूवमेंट आ गया है, तो वहां जैसे आज से 5-6 साल पहले आईएमएस बिजनेस को क्विकली जल्दी स्पॉट करके इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी देखकर एचसीएल टेक ने अपने धंधे का टिल्ट बदला। पहले से बदल रहा था, लेकिन फिर हमको दिखने लगा, राइट। तो आज डिजिटल की तरफ जो लोग ज्यादा जा रहे हैं और जो लोग अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं, उनको हम लोग बैक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, तो मिड कैप्स में हमको माइंट्री पसंद है, इस वजह से इस वजह लार्ज कैप्स में हमको एचसीएल टेक पर भरोसा है। और इंटरनली सर्टन कंपनीज में, जिसको हम बोलते हैं बॉटम अप, अगर स्टॉक पिकिंग देखते हैं, कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स जो है वो सबसे बढ़िया अगर लास्ट 2 साल में हुई है तो सिक्का जी के आने के बाद इन्फोसिस में हुई है। तो हाँ, रुपए के गिरने से आईटी को फायदा होगा, लेकिन सिलेक्टिवली देखना है। फार्मा में तकलीफ ये है सर कि रेगुलेटरी जिसको बोलते हैं, यूएस एफडीए की तरफ से क्लैम्पडाउन बड़ा स्ट्रांग हुआ है, रेड्डीज ने झटका खाया है, सन ने झटका खाया है। तो हमें लगता है कि वहां पर थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। हमने रिसेंटली सिप्ला पर काम किया, हम लोग सिप्ला पर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि ये पूरी यूएस अपॉर्चुनिटी को सिप्ला ने इतना बढ़िया एक्सप्लॉइट किया नहीं था अपनी हिस्ट्री में, जितना कि दूसरी कंपनीज ने किया था। और अब हमें सिप्ला की जो यूएस पाइपलाइन जो दिख रही है, पर्टिकुलरली लेड बाय रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो, और प्लस वहां पर उसने जो एक्विजिशंस किए हैं उनका इंटीग्रेशन होगा। और सिप्ला में हमको कम से कम ये फेथ बनाने के लिए अभी तक कंपनी की कॉर्पोरेट या टेक्निकल ट्रैक रिकॉर्ड हमको ये कॉन्फिडेंस देती है कि बहुत बड़ा रेगुलेटरी हर्डल आना थोड़ा मुश्किल लगता है, और हम इस पर भरोसा रखना चाहेंगे। अभी तक तो नहीं आया है, आगे चल के भी नहीं आएगा। इसी उम्मीद से हमको लगता है कि सिप्ला बहुत इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है अगले कुछ सालों के लिए। फार्मा स्टॉक्स में अगर आप एक सेफ बेट ढूंढ रहे हैं दिग्गज शेयरों में, सिप्ला ये शेयर हो सकता है। दीपेन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके व्यू सुनकर, जो आपने कॉन्फिडेंस दिया आज व्यूअर को कि इस खराब बाजार में शोर शराबा ना सुने, अच्छी क्वालिटी के शेयर या फिर दिवाली पता नहीं सर, लेकिन होली सेल तो आ रहा है। बिल्कुल, तो इस सेल में आपको फायदा उठाना है खरीदारी करके। शुक्रिया आपका। और बाजार में इस बीच की है कमजोर शुरुआत और 7300 के लेवल के आसपास निफ्टी। पहला सौदा मैच के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। जिस तरह से हमने देखा है कच्चे तेल में तेज गिरावट देखने को मिली आज कमोडिटी बाजार में, कच्चा तेल भारत में किस तरह से खुलेगा इस पर नजर होगी और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।